हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, हाल ही में समाचारों में देखा गया कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट किसकी पहल है? ऑप्शंस थे ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पोर्ट ब्लेयर, बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जम्मू, सी सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज, या फिर डी केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जम्मू। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने जम्मू में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के कैनबिस खेती फार्म का दौरा किया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी IIIM जम्मू की कैनबिस अनुसंधान परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। ये परियोजना एक कनाडाई फर्म के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी में संचालित हो रही है। आपको बता दें कि कैनबिस एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें विभिन्न तरह के केमिकल पाए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से न्यूरोपैथिक समस्याओं, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए काफी संभावना है। बताते चले कि CSIR IIIM भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल। कभी कभी समाचारों में रहने वाली बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय गुणवत्ता परिषद, या फिर भारतीय मानक ब्यूरो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी कीमतों से राहत दिलाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद की। भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का विभाग टमाटर सहित 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बाजार हस्तक्षेप योजना यानी MIS लागू करता है। बाजार हस्तक्षेप योजना एक तदर्थ योजना है जिसके अंतर्गत बागवानी वस्तुएं और अन्य कृषि वस्तुएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य उत्पादन की अधिकता और कीमतों में गिरावट की स्थिति में किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत कीमत में गिरावट के कारण होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 50-50 अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अगला सवाल। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना, विपक्षी सदस्यों द्वारा मंत्रियों से जानकारी एकत्र करना, अनुदान की मांग में एक विशिष्ट राशि की कमी की अनुमति देना, या फिर विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करना। तो आंसर है ऑप्शन ए अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। हाल ही में संसद में एक स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन पेश किया गया। आपको बता दें कि स्थगन प्रस्ताव संसद में तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। स्पीकर की सहमति से अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा के लिए सदन के कामकाज को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके लिए किसी निश्चित दिन सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा महासचिव को नोटिस दिया जाता है। ये प्रावधान राज्यसभा में उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त बहस के बाद स्पीकर सदन में एक प्रश्न रख सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ समाचार पत्र या जर्नल है और दाईं ओर उनसे संबंधित संस्थापक हैं। तो पहला युग्म है केसरी बाल गंगाधर तिलक, 2 नवजीवन महात्मा गांधी, और 3 मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, या फिर डी कोई भी नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सभी तीनों। हाल ही में बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि बाल गंगाधर तिलक एक वकील, विद्वान और पत्रकार थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा अखबार चलाया, इसलिए युग्म एक सुमेलित है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो 1919 में महात्मा गांधी ने साप्ताहिक नवजीवन का संपादन किया, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। वहीं राजा राम मोहन राय ने अपनी फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार प्रकाशित करके कलकत्ता को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था, इसलिए युग्म 3 भी सुमेलित है। इस प्रकार तीनों युग्म सुमेलित हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट सी हॉर्स की IUCN स्थिति क्या है? लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, या फिर इंडेंजर्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन डी इंडेंजर्ड। हाल ही में कुछ व्हाइट सी हॉर्स को सिडनी के बंदरगाह की सतह के नीचे छोड़ा गया। व्हाइट सी हॉर्स सिग्नाथिडे परिवार की समुद्री मछली की एक प्रजाति है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के आसपास के जल के लिए स्थानिक है। निवास स्थान के नुकसान के कारण इन्हें 2017 में IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा गणना निगरानी से पता चलता है कि सिडनी हार्बर में इनकी संख्या 2008 और 2015 के बीच लगभग आधी हो गई, जबकि न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी तट पर इनकी संख्या लगभग 95% गिर गई।
इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 चाड, 2 म्यांमार और 3 ब्रुनेई। आपको बताना है कि इनमें से कौन से देश इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन ने स्टॉकहोम में पवित्र कुरान जलाने की घटना पर स्वीडन के विशेष दूत का दर्जा निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को की गई थी। 4 महाद्वीपों के 57 सदस्य देशों के साथ ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी सामूहिक आबादी 1.8 अरब से अधिक है। इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का समन्वय करके इस्लामिक एकजुटता को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में है। इसके सदस्यों में अफगानिस्तान, अल्बानिया, मिस्र, लेबनान, कतर, युगांडा सहित कई देश शामिल हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ दी गई है, जिसे कि आप देख सकते हैं। जबकि म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला सवाल। एओलस विंड सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एओलस विंड सैटेलाइट कक्षा में अपने नियोजित जीवन को पूरा करने के बाद पृथ्वी पर वापस आ रहा है। आपको बता दें कि एओलस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह मिशन है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये मिशन पृथ्वी की हवा और ग्रह की जलवायु और मौसम के पैटर्न पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लॉन्च हुआ था। इसे 22 अगस्त 2018 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था और इसे 30 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसने सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक विंड प्रोफाइल का नवीन वैश्विक अवलोकन प्रदान किया है। पृथ्वी के पवन क्षेत्रों के बारे में एओलस के अवलोकन से वायुमंडलीय गतिशीलता अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रगति हुई है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं। और दूसरा कथन, यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के 82 स्थल शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची चर्चा में रही। आपको बता दें कि विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक विरासत स्थलों जैसे ऐतिहासिक इमारत, पुरातात्विक स्थल और स्मारकीय मूर्तिकला या पेंटिंग आदि को शामिल किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल आदि प्रमुख हैं। इसलिए कथन एक सही है। जबकि यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 52 साइटें शामिल हैं, जिनमें से 6 साइटें पिछले साल जोड़ी गई, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बताते चलें कि किसी भी संपत्ति को संभावित सूची में शामिल करना विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक पूर्व शर्त है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। डार्ट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये नासा द्वारा डिजाइन किया गया एक अंतरिक्ष यान था। 2, इसे क्षुद्रग्रह विक्षेपण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया था। और 3, ये योजना के अनुसार डिमोर्फोस क्षुद्रग्रह से टकराने में विफल रहा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में हबल टेलीस्कोप का उपयोग कर वैज्ञानिकों ने देखा कि डार्ट मिशन ने पत्थरों के एक झुंड को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। आपको बता दें कि DART डार्ट का पूरा नाम डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट है। ये नासा का एक अंतरिक्ष यान था जिसे काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी की रक्षा हेतु एक क्षुद्रग्रह को विक्षेपित करने की विधि का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। गौरतलब है कि काइनेटिक इम्पैक्टर का सरल शब्दों में अर्थ है किसी चीज को दूसरी चीज में तोड़ना। ये गतिज प्रभावक द्वारा क्षुद्रग्रह विक्षेपण को प्रदर्शित करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये यान 26 सितंबर 2022 को डिमोर्फोस से सफलतापूर्वक टकरा गया, जिससे क्षुद्रग्रह की कक्षा में 33 मिनट का बदलाव आया, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या ECL फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, बैंकों को अपने क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अपनी वित्तीय संपत्तियों को चरण 1 और चरण 2 के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। और कथन 2, इसके माध्यम से बैंक प्रत्येक ऋण के लिए डिफॉल्ट की संभावित संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या ईसीएल फ्रेमवर्क में जाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ऋण चूक के मामले में बैंकों को एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बैंकों की वित्तीय संपत्तियों को 3 श्रेणियों यानी चरण 1, चरण 2 या चरण 3 में से एक में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होगी। बैंकों को अपने क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अपनी वित्तीय संपत्तियों को चरण 2 और चरण 3 के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस प्रकार इसके माध्यम से बैंक प्रत्येक ऋण के लिए डिफॉल्ट की संभावित संभावना का अनुमान लगा सकते हैं और फिर उस संभावना को डिफॉल्ट के संभावित नुकसान से गुणा करके बैंक को प्रतिशत हानि मिलती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। टेलीमानस हेल्पलाइन किसकी पहल है? ऑप्शंस है ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या फिर डी नीति आयोग। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।